take a Cauchy sequence. So consider a Cauchy sequence. Consider a Cauchy sequence. Let us denote it as xn class, and this is for sequence in M cap. So as you can see, this is we have assumed that this is a Cauchy sequence. Now what is capital Xn? Capital Xn is an element of M tilde. Capital Xn is an element of M tilde, and what is M tilde? M tilde is the collection of all Cauchy sequences over M और Cauchy sequences in M. तो Xn एक्चुअल में क्या है? एक Cauchy सीक्वेंस है M में. तो इस सीक्वेंस का हर टर्म क्या है? एक Cauchy सीक्वेंस की क्लास है. ये जो Cauchy सीक्वेंस हमने बनाया है, इस Cauchy सीक्वेंस का हर एक टर्म एक Cauchy सीक्वेंस की क्लास है. चलिए, तो अगर ये Cauchy सीक्वेंस है तो हम क्या कर सकते हैं? गिवन एप्सिलॉन, so it is a Cauchy sequence, so given epsilon greater than 0, there exists n1 in n such that d cap of xn class and xm class, this is less than epsilon. Let us take it epsilon by 3. We will use it later on. For all nm greater than equal to n1. Is it okay at this point? इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन नहीं है? Do you have any confusion at this point? Then please ask. Okay. No, sir. So, okay, so let us now for each xn class, what is this? This is the nth term of the sequence xn. We have, so for each of this nth term of this sequence, we have, if we take a ball of radius 1 by n around this xn, then what will happen is that because phi m is a dense subset, so its intersection with phi m will be non-empty. Do you agree at this point? ये जो xn हमने लिया, अगर ये phi m का एलिमेंट है तो phi m के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा. अगर ये phi m का एलिमेंट नहीं है तो ये क्या होगा? phi m का लिमिट पॉइंट होगा, अभी हमने दिखाया. तो भी इसका इंटरसेक्शन phi m के साथ नॉन एम्प्टी आएगा. ठीक है सर, जरा एक बार ऊपर वाला लाइन देखिएगा. एक बार लिखे कि नाउ फॉर ईच एक्शन. सर, एक्शन जो लिए हुए हैं वो इक्विवेलेंस क्लास का सेक्शन है क्या? सीक्वेंस है क्या? एक्शन जो एक्शन द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस लिखे हुए हैं, हाँ ब्रैकेट में एक्शन, वो इक्विवेलेंस क्लास का सीक्वेंस लिए और उसमें से एक्शन को डिफाइन किए हैं. हाँ, देखो हमने कैसे चले थे. हम लोग m पहले लिए थे, m से गए m टिल्डा पे. m टिल्डा क्या था? सारे कोसी सीक्वेंस का कलेक्शन था. और यहां से फिर हम लोग मूव किए m कैप पे. m कैप क्या था? m टिल्डा में जो कोसी सीक्वेंस बन रहे थे उनकी क्लासेस थी ये. ठीक है, तो m टिल्डा का जो भी एलिमेंट है वो एक एक एलिमेंट एक एक क्लास है. तो m टिल्डा पे अगर हम कोसी सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या होगा? उसमें nth टर्म जो है उसको हम ब्रैकेट एक्सन से डिनोट कर रहे हैं. तो ब्रैकेट एक्सन क्या होगा? ब्रैकेट एक्सन एक क्लास होगा, और अगर एक्सन उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है तो एक्सन एक कोसी सीक्वेंस होगा.
ओके तो वही सर। लिख रहे हैं कि अगर कोई भी टर्म लेंगे हम, इसका nth टर्म, जैसे ये ब्रैकेट एक्सन हमने लिया, तो क्या होगा, ब्रैकेट एक्सन के अराउंड अगर हम 1/n रेडियस की बॉल बनाएं, तो ये बॉल इस सेट फाइव को जरूर इंटरसेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये फाइव जो है वो डेंस सबसेट है एम कैप का, जो कि हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं। ठीक है ये? यस सर, अब ठीक है। ठीक है। अगर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई ना कोई टर्म तो मिलेगा इंटरसेक्शन में। सो नाउ, सो देयर एक्सिस्ट yn in m such that फाई एम के एलिमेंट कैसे होंगे, m के किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। अब ये क्योंकि ये सारा एक्सप्रेशन n पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हर n के करस्पॉन्डिंग एक yn हम ऐसा चूज कर सकते हैं कि फाई yn क्या होगा, बिलोंग करेगा इस बॉल 1/n xn, और आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाई एन। दोनों में कॉमन कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा, उसको हम फाई वाई एन से डिनोट कर रहे हैं। तो अब एन बदलेंगे तो ये वाई एन चेंज होगा। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए वाई वन मिलेगा, एन इज इक्वल टू 2 के लिए वाई टू मिलेगा, एन इज इक्वल टू 3 के लिए वाई थ्री मिलेगा, एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि ये जो फाई वाई एन है वो इस बॉल के अंदर है, यहाँ कैपिटल एक्स कर लेते हैं, तो क्या होगा, दिस सिंपली मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कहाँ नापेंगे, एम कैप में, एक्सन और फाइव वाई एन, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1/n से कम होगी। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, हर n के लिए ऐसा होगा। ठीक। सो सो वी गेट ए सीक्वेंस, और हम लोग ये काम हर n के लिए कर सकते हैं। तो हमको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, वी गेट ए सीक्वेंस y1 n इज इक्वल टू 1 के लिए, y2 फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, y3 फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए, एंड सो ऑन। यानी एक सीक्वेंस बन गया ये। कौन सा सीक्वेंस बन गया, yn इसको नाम दे सकते हैं, और सिंपली yn को हम y से डिनोट कर रहे हैं। ये सीक्वेंस कहां बन गया, m में। बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने, एक कोसी सीक्वेंस लिया एम कैप में, एम कैप के कोसी सीक्वेंस का जो nth टर्म है उसके अराउंड हमने 1/n रेडियस की बॉल बनाई। ठीक। nth टर्म के अराउंड 1/n रेडियस की बॉल बनाई। उस बॉल में एक एलिमेंट फाई एम का मिलेगा। फाई एम का एलिमेंट क्या होता है, m के एलिमेंट का कांस्टेंट सीक्वेंस होता है। तो इसका मतलब एक m में एलिमेंट मिलेगा, उस एलिमेंट को हम लोग yn से डिनोट कर रहे हैं, और वो जो yn मिला उसकी इमेज यानी फाइव वाई एन इस बॉल के अंदर चली गई। तो n बदलेंगे तो क्या होगा, वाई एन बदलेगा, यानी n इक्वल टू 1 के लिए, यानी x1 के साथ हमने बॉल बनाई जब 1 रेडियस की तो हमको मिला y1, x2 के साथ जब 1/2 रेडियस की बॉल बनाई तो मिला y2, x3 के साथ 1/3 रेडियस की जब बॉल बनाई तो मिला y3, एंड सो ऑन। सो वी गेट ए सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस को हमने नाम दे दिया y, और ये सीक्वेंस m का एलिमेंट है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये सीक्वेंस एक कोसी सीक्वेंस है। सो क्लेम क्लेम y बिलोंग्स टू m टिल्डा। m टिल्डा क्या है, सेट ऑफ ऑल कोसी सीक्वेंसेस है। तो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो y है वो कोसी सीक्वेंस है, यानी m टिल्डा का एक एलिमेंट है। ओके, सो चलिए देखते हैं कोसी कैसे है। सो लेट मी प्रूव दिस क्लेम। नाउ फॉर nm ग्रेटर देन इक्वल टू n1, n1 क्या था, जो ऊपर हमने n1 लिया था कोसी सीक्वेंस की डिफिनीशन में, यहाँ पे एक n1 हमने चूज किया था। फॉर nm ग्रेटर देन इक्वल टू n1 हम लोग लेके चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि, चलिए निकालते हैं, कोसी दिखाना है, डिस्टेंस बिटवीन yn एंड ym देखते हैं। क्योंकि फाई एक आइसोमेट्री है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी कैप फाई वाई एन फाई
ym. Is it okay? अब इसको हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं डी कैप फाई वाई एन, और चलिए इसके बीच में हम लोग जो सीक्वेंस दिया हुआ था उसका टर्म डाल देते हैं, एक्स एन प्लस डी कैप एक्स एन फाई वाई एन. अब यहाँ पे n हो रहा है, यहाँ पे m हो रहा है, तो हम लोग एक और बार इसको ब्रेक कर सकते हैं. डी कैप फाई वाई एन एक्स एन, हमको पता है वाई एन और एक्स एन के बीच की डिस्टेंस 1/n से ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे n है m है, तो ये अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं. लेट मी पुट एक्स एन हियर, कैपिटल एक्स एन, एंड कैपिटल एक्स एम ले लेते हैं. इनके बीच की दूरी हमको पता है क्योंकि कोसी सीक्वेंस है ये, प्लस डी कैप एक्स एम एंड फाइव वाई एम. अब एक्स एम और फाइव वाई एम के बीच की दूरी भी पता है, सो वी कैन राइट इट एज लेस देन इक्वल टू 1/n बाय डिफिनेशन. ये जो हिस्सा है ये ε/3 से छोटा है, जो कि ऊपर हमने देखा क्योंकि एक्सएन एक कोसी सीक्वेंस था, और ये जो हिस्सा है वो 1/m से छोटा है. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल nm greater than equal to n1. Now given epsilon greater than 0, तो एक एप्सिलॉन जो ऊपर हमने लिया था उसी एप्सिलॉन को हम लोग लेके चल सकते हैं. उसी एप्सिलॉन के लिए अगर हम मान लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि n और m इस तरह से चूज कर सकते हैं. या ऐसे समझिए कि एक और इंटीजर एग्जिस्ट करा सकते हैं. सो टेक n2 in n such that 1/n2 is less than ε/3, and this you will get by Archimedean property. Archimedean property से एक ऐसा n2 इंटीजर मिल जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर मिल जाएगा, सच दैट 1/n2 इज लेस देन ε/3. ठीक है, तो अगर हम n और m इस n2 से भी बड़ा ले लें, यानी इस n1 से भी बड़ा ले लें, तो ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी ऊपर वाली, और अगर n2 से भी बड़ा ले लेंगे तो n 1/n और 1/m क्या होगा, ε/3 से बड़ा हो जाएगा. So this implies for all n greater than equal to n2, 1/n will be less than 1/n2 will be less than ε/3. So what should we do कि दोनों आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाए. So take n to be maximum of n1 n2, then for nm greater than equal to n, which is of course maximum of n1 n2 as we have taken n1 n2, what will happen, this distance between xn, sorry we have taken yn, so distance between yn and ym will become less than equal to 1/n plus ε/3 plus 1/m, but this will be less than 1/n plus ε/3 plus 1/n, but this 1/n, n क्या था, मैक्सिमम था n1 n2 में, so this will be less than 1/n2 plus ε/3 plus 1/n2, maybe equal to here because of n2, and but 1/n2 is strictly less than ε/3, so this is ε/3 ε/3 and ε/3, so this is epsilon. So what does it mean? Given epsilon, there exists a capital N in n such that the distance betwyn and ym is less than epsilon.
So this implies yn is a Cauchy sequence. That is, yn belongs to m tilde. इज इट ओके? हमने एक सीक्वेंस बनाया और उस सीक्वेंस को हमने कह दिया कि ये कोसी सीक्वेंस है. So short में let us denote yn as y. So y लिखने का मतलब yn है. That is, इसको सिंपल एक वर्ड में y हम लोग बोलेंगे. y का मतलब दिस सीक्वेंस yn. Okay. So yn is a Cauchy sequence. So this means now when we will consider the class of y, then the class of y will be an element of m cap. ठीक है यहां तक? इज इट ओके? नाउ हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमने एक Cauchy सीक्वेंस लिया था. वो Cauchy सीक्वेंस क्या था? xn था एक Cauchy सीक्वेंस, और उस Cauchy सीक्वेंस को हम लोग दिखाना था कि वो कन्वर्ज करेगा. सो हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारे पास एक Cauchy सीक्वेंस xn था. सो यहाँ क्लास लगा देते हैं, और हमको दिखाना था कि Cauchy सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज करेगा. तो अब हमने ये जो सीक्वेंस बनाया है नया, ये एलिमेंट m कैप का है, और हम क्लेम करने जा रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो इसी पे कन्वर्ज करेगा. सो माय क्लेम इज दैट दिस सीक्वेंस xn, this will converge to this y. ठीक है? तो xn क्या था? एक आर्बिट्रेरी Cauchy सीक्वेंस था. ब्रैकेट xn वाज आर्बिट्रेरी Cauchy सीक्वेंस, एंड दिस आर्बिट्रेरी Cauchy सीक्वेंस के लिए हमने एक पॉइंट ऐसा बना दिया जहां पे कन्वर्ज करेगा. तो अगर हम दिखा दें कि ये इस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि कोई भी Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा. तो चलिए देखते हैं ये कैसे दिखाया जाए. सो लेट अस प्रूव दिस क्लेम. अच्छा चलिए कुछ एस्टिमेट करते हैं. नाउ व्हाट इज डी कैप ऑफ ब्रैकेट xn एंड y? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसको एस्टिमेट करते हैं थोड़ा सा. सो इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू xn ब्रैकेट एंड फाई ऑफ yn. अगर बीच में एक फाई ऑफ yn डाल दें, जहां पे स्मॉल yn क्या है? इस y सीक्वेंस का nth टर्म है और उसकी इमेज ली गई है फाई से, प्लस डी कैप ऑफ फाई yn एंड y. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस. लेकिन अगर आपको याद हो yn का कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया था, तो चलिए एक बार फिर से ऊपर देखते हैं. yn के कंस्ट्रक्शन की क्या खास बात थी? डी कैप xn और yn के बीच में क्या संबंध है? देखिए, डी कैप xn एंड फाई ऑफ yn के बीच की जो दूरी है वो 1/n से कम है ना? बाय द डेफिनेशन ऑफ y. तो अगर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे यूज करें, सो उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन 1/n प्लस, और डी कैप कैसे डिफाइन होता है? डी कैप की डेफिनेशन है लिमिट n is going towards infinitive d of the nth term of this sequence 5yn. 5yn का nth term क्या होगा? yn होगा, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है. और y का nth टर्म, तो यहाँ पे दो तरह के n आ जा रहे हैं, तो हमको ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम m ले लेते हैं. so, m is going towards infinitive, और mth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस वो तो yn ही रहेगा, और यहाँ का mth टर्म क्या होगा? y का mth टर्म ym होगा. ठीक है? तो हमने क्या किया? इस n को फिक्स कर दिया है. ये n फिक्स है हमारे लिए इस वक्त.
और हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ गिवन एप्सिलॉन greater than 0, we can choose n in n such that for all nm greater than equal to n, the distance between yn and ym is less than epsilon by 3. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोसी सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। और साथ में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम ये भी देख सकते हैं, एंड ये n को ऐसा भी ले सकते हैं कि 1/n जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो, ठीक है। यानी n की दो प्रॉपर्टी हमने डाली कि ये हो जाए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा हो जाए। तो दोनों n अगर अलग अलग मिल रहा है तो दोनों में जो बड़ा है उसको ले लेंगे, तो ये दोनों प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज डी कैप of xn y? Let us think over it again. जो ऊपर हमने आइडेंटिटी की उसके हिसाब से दिस इज लेस देन 1/n प्लस लिमिट m is going towards infinitive d of yn and yn, ठीक है। So given this epsilon, we have a capital N such that whenever this small n is greater than equal to this capital N, then what will happen? So for all n greater than equal to n, let us think what will happen. D cap of, so this was the identity जो पहले हमने दिखाई थी, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को लिख रहे हैं। Now for all n greater than equal to n, the d cap xn y will be less than, ये जो 1/n है वो 1/N से छोटा होगा, ठीक है ना। और प्लस हम लोग कह सकते हैं लिमिट n is going towards infinitive d of yn, m is going towards infinitive yn and yn। तो जब हम n के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या n फिक्स है, या n फिक्स है, m वेरी कर रहा है। लेकिन अगर n इस कैपिटल N से बड़ा है तो यहां से yn और ym के बीच की दूरी क्या होगी? एप्सिलॉन बाई 3 से कम होगी। तो लिमिट भी क्या होगी? एप्सिलॉन बाई 3 से कम होगी, और ये भी एप्सिलॉन बाई 3 से कम है। सो स्ट्रिक्टली इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3, ठीक है। सो वी कैन से इट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने क्या दिखाया कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सो वी हैव शोन दैट given epsilon mean for all epsilon, you can say, greater than 0, there exists n in n such that the distance between this xn, which is the nth term of the sequence, and this y, which is a fixed term, sorry, we should write y or bracket y. Yes, what we have y. Okay, we should write bracket y actually. So let me make one correction. There should be bracket y because I am to take the class of this. So let me take bracket y everywhere. Now, what is this? So again, bracket y here. So we should take bracket y. We should take bracket y, and so on. So this is bracket y, such that this number is less than epsilon. What does it mean? So hence we can say that this sequence limit n is going towards infinitive bracket xn
is equal to y. So this sequence is converging to y, or in sequence form, this sequence bracket xn is converging to y. Hence, each Cauchy sequence in M cap converges. So जितने Cauchy सीक्वेंस है M cap में वो कन्वर्ज करेंगे. So हम कह सकते हैं कि M cap D cap is complete metric space. In another words, ये क्या हो गया? ये सारी डिफिनीशन जो है कंप्लीशन की सेटिस्फाई कर रहा है. सो M cap D cap, so M cap D cap is completion of metric space MD. तो ये M cap D cap क्या है? metric space MD का completion है. Okay. So do you have any confusion? Then you can ask. So if you have any confusion, then please ask. कोई confusion हो तो उसको पूछ सकते हैं आप. सर इस थ्योरी बेस्ड कोई एग्जांपल दे देते थोड़ा बेहतर होता.